डालें थोड़ी विस्तार से। एडवोकेट संतोष साहू साहब। जी, वॉइस ऑफ मानवता में अपनी बात रखने आए सभी विद्वान साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, सत श्री अकाल, जय मूल्यवासी। वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ जगदीश सिंह चंदनावी। आज के इस खास एपिसोड में हमारे साथ जुड़े मैं परम आदरणीय दाऊ नंद कुमार बघेल जी, जो छत्तीसगढ़ के पेरियार कहे जाते हैं और पूरे भारत में उनकी पहचान की कोई मोहताज नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के परम आदरणीय भूपेश बघेल जी के पिताश्री हैं दाऊ नंद कुमार बघेल जी, और मतदाता जागृति मंच को राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कुर्मी किसान मंच के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है दाऊ नंद कुमार बघेल जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे साथ जुड़ गए हैं संतोष साहू साहब, वो ओबीसी मोर्चा के हैं। एडवोकेट संतोष साहू साहब, बहुत स्वागत है। हमारे साथ जगजीत कौर जी जुड़ गई हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। सोनिया गिल जी जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। और नेपाल राज्य से आज खास हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, पूजा जी, उनका भी स्वागत है। कृष्णा रावल जी, उनका भी बहुत स्वागत है, जो दलित अधिकार मंच के भी वो पदाधिकारी हैं। और मीना जी से मैं चाहूंगा कि सबसे पहले वो वहाँ के जो भी पदाधिकारी हैं उनका परिचय बताते हुए अपनी आज की इस परिचर्चा पर जो वहाँ के हालात है उस पर चर्चा रखें। मीना परियार जी। हेलो, सब जने को नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय जी। आप सब लोगों को आज स्वागत करते हैं हम नेपाल की तरफ से, क्योंकि ये परिचय कराने की जिम्मेवारी हमारे जगदीश भाई साहब ने मुझे दी है। नेपाल से हम लोग यहाँ पर संविधान सभा के सदस्य विनोद पहाड़ी जी को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये मोबाइल ऑफ जा रहा है, उनको भी हम यहाँ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमारे साथ में है कृष्ण रावल जी, वो केडाक नेपाल एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन में विशेष करके एडोलेसेंट वर्ग में काम करते हैं, चाइल्ड वर्ग में काम करते हैं। और हमारे साथ में जुड़ी हुई है पूजा बिटिया, जुड़ी हुई है, वो एक्टिविस्ट है। अभी हम दो लोग को और जोड़ना चाह रहे हैं। एक विनोद पहाड़ी है, वो नेपाल का संविधान के सदस्य है। संविधान सभा का जब निर्वाचन हुआ था, संविधान बना था, उस समय वो सदस्य थे, उनको हम जोड़ना चाह रहे हैं। और एक दलित एक्टिविस्ट है देवेंद्र कुमार पासी। दो लोगों को अभी हम जोड़ना चाह रहे हैं इस चर्चे में। और आज मुख्य करके हमने जगदीश भाई से, मेघराज जी से हमने निवेदन किया था। नेपाल में अभी लोकल इलेक्शन चल रहा है। अब आज के 17 दिन बाद लोकल इलेक्शन होने वाला है। तो इस समय यहाँ पर बहुत सारे नगर निगम, रूरल म्युनिसिपालिटी में दलित उम्मीदवार भी खड़े हुए हैं। उन लोगों को कैसे जिताया जाए, उन लोगों के लिए कैसे अभियान संचालन किया जाए, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम अनुरोध किए थे। आज हम इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। और ये जो शेड्यूल कास्ट है, जो राज्य के मूल प्रवाहीकरण में नहीं है, उनको राज्य के मूल प्रवाहीकरण में कैसे लाया जाए, इसी विषय में हम लोग चर्चा करेंगे आज। धन्यवाद जगदीश सर। बहुत शुक्रिया मीना जी। मैं इस संदर्भ में हमारे साथ जुड़े हुए परम आदरणीय भाई संतोष साहू जी से चाहूंगा कि मीना पेरियार जी ने अपनी बातें रखी है, और हमारे सबसे वरिष्ठ दाऊ जी है परम आदरणीय दाऊ जी, वो काफी अनुभव रखते हैं और विभिन्न राज्यों में जाकर के लोगों को मोटिवेशन करते रहते हैं। तो इस सवाल का जवाब को लेकर के मैं संतोष साहू जी से चाहूंगा कि मीना जी ने जो बातें रखी है उस बाबत आप दाऊ जी से जो उनकी मंशा है उस अनुरूप आप अपना उनका परिचय देते हुए अपनी बात रखें। उसके बाद हम दाऊ जी से सुनेंगे आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में। तो दाऊ जी आप अपनी बात भाई साहब, मानवता में आए सभी वक्ता साथियों को मैं अभिनंदन करता हूं। और भारत के पेरियार परम आदरणीय दाऊ नंद कुमार बघेल जी को भी मैं
इस कार्यक्रम में आप आए, इसके लिए मैं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपने कहा, नेपाल का स्थानीय चुनाव होने जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में शेड्यूल कास्ट के भाई मैदान में उतरे हैं। उन्हें स्थानीय चुनाव है उसमें वो कैसे जीते, तो इसका जो रणनीति है वो स्थानीय लेवल पे नेपाल के जो भाई हैं, शेड्यूल कास्ट का कितना संख्या है, वहाँ कैटेगरी क्या है, कौन कौन से कैटेगरी की कितनी संख्या है, इस विषय पे वो वहाँ पे रणनीति बनाए। और बिल्कुल, अगर नेपाल में लोकतंत्र आया है, लोकतंत्र सभी के विश्व का सबसे अच्छा अगर कोई शासन प्रणाली है तो वो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में ही विश्व में जहां भी ये प्रणाली है वहां लोगों को इसका अवसर मिलता है। इस अवसर के साथ हर लोगों को खड़ा होना चाहिए। लोकतंत्र ये नहीं देखता कि शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, बैकवर्ड है, क्या है। जिसके समर्थन में जनमत तैयार होगा, और जनमत विचारों से तैयार होना चाहिए, कार्यों से तैयार होना चाहिए, परिस्थिति जन जो निर्णय है उसके आधार पे तैयार होना चाहिए। तो ऐसा वहाँ नेपाल में लोग करने में कामयाब होंगे, मैं इस मौके पे कहना चाहता हूँ। आपने मुझे इस मौके पे अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया। मैं परम आदरणीय दाऊ जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा पर बहुत सारी बेटियां जुड़ गई हैं, क्योंकि बेटियों का इशू भी पूरे विश्व में है। आज देख रहे हैं यूक्रेन में भी कितने हालात बुरे हैं, वहां का देश को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया है। और पड़ोसी राज्य हमारा नेपाल है, और नेपाल भी हमारे भारत की अर्थव्यवस्था से उनकी अर्थव्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण रखता है। मैं दाऊ जी से चाहूंगा कि वहां पे दलित समाज के लोग हैं जो न्यायपालिका को लेकर या वहां पे जो भी चुनाव हो रहा है लोकल स्तर पे, उस पर जो मीना जी ने आप लोगों को बुलाकर आप लोगों से मार्गदर्शन मांगी है और कैसे उनको सहयोग किया जा सकता है, इस पर मैं दाऊ जी से चाहूंगा। जो विभिन्न राज्यों में जाते रहते हैं और लोगों को प्रेरणा स्रोत है। तो दाऊ जी हमें सुन पा रहे हैं? तो मीना जी ने जो अपनी बातें रखी है, तो मीना जी को कोड करते हुए उनके सवालों का जवाब आप दें, और मैं आपसे निवेदन करूंगा। दाऊ, परम आदरणीय दाऊ नंद कुमार बघेल जी। दाऊ जी हमें सुन पा रहे हैं? हेलो। मुझे लगता है दाऊ जी से हमारा कनेक्शन किसी कारण से डिस्कनेक्ट हो गया है। तो मैं कृष्णा रावत और पूजा जी हमारे साथ वहां जुड़ी हुई है नेपाल से, मैं उनसे चाहूंगा कि वो वहां के हालात के बारे में थोड़ी विस्तार से हमारे लोगों को बताएं। पूजा जी, पहले से आप पूजा जी अपने स्क्रीन पे आ जाएं, उसके बाद मैं कृष्णा जी से चाहूंगा कि वो अपनी बात रखें। हेलो पूजा जी, अपनी आवाज को म्यूट करें, अपनी आवाज म्यूट करें। पूजा जी हमें सुन पा रही है? अपनी आवाज को म्यूट करें। जी हाँ, नमस्ते सबको। जी जी। अभी नेपाल में ऐसा कुछ, अभी ये चुनाव का माहौल चल रहा है, अभी नगर पालिका में, ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा। जैसे अब क्या करें, अब यहाँ पे जैसे आप कह रहे हैं बिटिया लोग जुड़ी हैं, बिटिया लोग के लिए अभी यहाँ पे अभी कुछ दमन भी है। हर दूसरे घर पे, तीसरे घर पे दमन हो रहा है। सबको देखना चाहिए। अब ऐसे नीति नियम बनाए, अब के संविधान चुनाव जो हो रहा है, नीति नियम बनाना चाहिए सबको। जी। वहां पे जो हमारे लोगों की पॉपुलेशन क्या है, वहाँ जो दलित वर्ग के लोगों की जनसंख्या क्या है, वहाँ जो पढ़े लिखे बेटियां हैं उनकी क्या सोच है, वहाँ के नौजवान लड़कों की क्या सोच है, इस बात पर थोड़ा अपने प्रकाश डालें। अब पढ़े लिखे लड़कियां चाहती हैं कि बाहर जाए, कुछ काम करे, कुछ किसी को अपना हुनर दिखाए। अब किसी किसी घर पे है कि किसी को जाने नहीं देते हैं। किसी ने पढ़ाया है बच्चियां को, बस पढ़ाया है, बस कि तुम कुछ जान लो, जानने के लिए पढ़ाते हैं।
और कुछ लोग है कि उन लोग को आगे बढ़ने देते ही नहीं, बस तुम स्कूल जाओ, स्कूल से आओ, कॉलेज जाओ, कॉलेज से आओ और अपना घर करो। अब कोई लड़कियां चाहती है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं कुछ करके दिखाऊं समाज में भी, ऐसा अन्नी सबका मानना जगदीश है। जी, बाबूजी अभी लड़कियां कोई लाइन में बाहर हैं, नहीं जा आप पाती उनकी हैं। प्रतिक्रिया ले लें। जी दाऊ जी से मैं चाहूंगा कि दाऊ जी हमें सुन पा रहे हैं तो अपनी जो दो दो बेटियों ने जो अपनी बात रखी है उस पर जवाब देते हुए उनके विचारों को अनुग्रहित करें परम आदरणीय दाऊ जी। मैं बोलूं कि जी दाऊ जी अपनी बात वो रखें। दोनों जो कल पहली बोले। हाँ, इसमें मेरा ये कहना है कि जब तक के लड़कियां सामने नहीं आएंगी और बात नहीं रखेंगी तब तक के शादी ब्याह कैसे संभव है। इसलिए ये जरूरी है कि अब जमाना आ गया है कि लड़कियां अपने विचार रखें और उसके हिसाब से अपना वर का चुनाव करें। जी दाऊ जी, वहां से नेपाल से पढ़ाई लोगों का कहना है कि वहां पे नगर का चुनाव हो रहा है और इसमें बहुत सारे महिलाएं खड़ी हैं, दलित बच्चे खड़े हैं, तो उनको क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं आप? कैसे जीता जाए, जीतने का मंत्र बताना। उनके जीतने का मंत्र ये है कि जब तक के वो सामने आके अपनी बात स्पष्ट रूप से नहीं रखेंगी तब तक के वो जीत कैसे सकते हैं। इसलिए सामने रख कर के वो अपनी बात रखें और उसके हिसाब से लड़कों से भी विचार विमर्श किया जाए और तब एक नई पद्धति आएगी और उसको बुद्ध पद्धति कह सकते हैं। भगवान बुद्ध जो जी है वो ये कहते हैं कि जो कुछ भी अपनी राय है तो के बाद ही संबंध रखना है। तो इस तरह से बुद्ध के मार्ग पर बुद्ध ये कहते हैं कि जो कार्य है वो मृत्यु तय है और निर्धारित होने के बाद अपना मन दाऊ जी, आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है, ठीक थोड़ा है। सा नेटवर्क में कुछ इशू है। जी मार्ग तय करने के लिए दोनों का विचार जरूरी है। लड़के लड़कियां आपस में मार्ग तय करें। अगर मैच होता है तो बिना कोई जाति भेद के विवाह संपन्न होना चाहिए। जी ठीक है। मीना जी कुछ सवाल जवाब करना चाह रहे हैं, कोई और भी आपके मन में सवाल है तो आप अपनी बात रख सकते हैं। मीना पेरियार जी नेपाल से। जी जगदीश भाई साहब, हमने तो ये स्पेशल अभी नेपाल का जो इलेक्शन है, इलेक्शन के दौरान कैसे दलित कास्ट के लोगों को आगे बढ़ाया जाए, ये सोच के हमने ये चर्चा रखी थी। जैसे भारत की अवस्था है, भारत में भी लोकतंत्र है। भारत पहले ब्रिटिश साम्राज्य के अधीनस्थ था, लेकिन नेपाल किसी के अधीनस्थ नहीं था। फिर भी यहाँ पर जो लोग राज करते थे, राजा लोग थे, राजा लोग के अधीनस्थ था देश। बहुत 240 साल तक राजा लोगों के अधीनस्थ जो नेपाल था, वो नेपाल को यहाँ के जनता ने राजा से मुक्त कराया। 2062 में लोकतंत्र आया नेपाल में। 2062 में लोकतांत्रिक गणतंत्र घोषणा हुआ है। लेकिन यहाँ लोकतंत्र आने के बाद भी दलितों के लिए कोई कार्यक्रम, नेपाल देश में कोई कार्यक्रम, नीति बहुत सारी बनी। नेपाल का संविधान जो है वो संविधान में फंडामेंटल राइट में ही
धारा 39 और धारा 42 दो धाराओं में स्पेशल दलितों के लिए कोड किया गया है। एक तो दलित का हक, दूसरा छुआछूत का हक, ऐसे करके कोड किया गया है। लेकिन लिखने से खाली नहीं होगा, उसको उसका कार्यक्रम आना चाहिए, उसका नीति आना चाहिए। तो ये सब अभी आना ही बाकी है। तो इसके लिए जब तक दलित कम्युनिटी के लोग ही नेतृत्व में नहीं जाएंगे, ज्यादा लोग कार्यपालिका, ज्यादा लोग व्यवस्थापिका में जब तक नहीं जाएंगे, तब तक दलित की मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए अभी लोकल इलेक्शन में बहुत लोग, अभी युवा पंक्ति के लोग नेतृत्व में जाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग उन लोगों को नैतिक रूप से सामाजिक संजाल से उनको प्रचार करके अथवा कुछ आर्थिक रूप से उन लोगों को सहयोग कर सकते हैं, तो वो लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि दलित लोग पहले से ही, जो नेपाल में एक प्रथा थी, यहाँ पर दर्जी लोग जो रहते थे, जो विश्वकर्मा लोग रहते थे, यहाँ पर इस तरह की जाति है दलित में भी। तो वो विश्वकर्मा लोग, दर्जी लोग, सार्की लोग जो रहते थे, वो जूते बनाने का काम करते थे, दर्जी लोग कपड़ा सिलने का काम करते थे, विश्वकर्मा लोग लोहे की हथियार बनाने का काम करते थे। इन लोगों को पारिश्रमिक नहीं दिया जाता था, इन लोगों को धान दिया जाता था, उनके खेती के कुछ अंश में हुए धान दिया जाता था। तो इस तरीके से शिक्षा में इन लोगों की पहुंच नहीं थी, शिक्षा में ये लोग वंचित थे, रोजगार में, व्यापार व्यवसाय में ये लोग वंचित थे। तो इस तरीके से इन लोगों की आर्थिक अवस्था अभी कमजोर है। कुछ लोग आगे बढ़े हैं, कुछ लोग बीच इस धार में अभी पहुंचे हैं, आगे भी इतना आगे भी नहीं बढ़ चुके। तो जो 20 धार में पहुंचे हुए लोग अभी चाह रहे हैं कि हम नेतृत्व में जाएंगे तो हमारी कम्युनिटी का कुछ हम काम कर सकते हैं, हमारे कम्युनिटी को आगे बढ़ा सकते हैं। इस सोच के साथ जो लड़ रहे हैं, उनकी हिम्मत का हम लोग दाद दें, उनकी हिम्मत को हम अफजाई करें। इसलिए आज ये छलफल किया है। अब दाऊ जी यहाँ पर है, मेघराज जी यहाँ पर है, संतोष जी यहाँ पर है, तो आप लोग का भी कुछ सुझाव होगा। अभी ये सामाजिक संजाल बहुत बड़ा नेटवर्क है, इससे भी हम लोग सब शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर ये हमारा प्रोविंस लुम्बिनी प्रोविंस कहा जाता है। हम आपको 12-13 तारीख तक हम बताएंगे कि कितने दलित उम्मीदवार यहाँ पर ये प्रोविंस में कितने उम्मीदवार, दलित उम्मीदवार प्रमुख पोस्ट में, जो मेयर अथवा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पोस्ट में कौन कौन लड़ रहे हैं, हम आप लोग को लिस्ट उपलब्ध कराएंगे। तो हम सामाजिक संजाल से भी उन लोगों का हौसला अफजाई कर सकते हैं, और कुछ इकोनॉमिकली भी उन लोगों का हौसला अफजाई करना जरूरी है। इसलिए आप लोगों से ये रिक्वेस्ट की थी। अब दाऊ जी हैं, संतोष साहू जी हैं, जगदीश जी हैं, मेघराज जी हैं, अब आप लोग कैसे आगे बढ़े इस बात में आप लोग भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि दाऊ जी भारत के सभी राज्यों में दौरा करते रहते हैं, लेकिन आपने कभी नहीं बताया कि वहाँ पे नेपाल में आकर के हमें प्रोटेस्ट करने के लिए दाऊ जी को बुलाए। अगर आप पहले से जानकारी रहता तो वहाँ का शेड्यूल प्रोग्राम तय करके दाऊ जी जरूर कुछ इलाके में जा करके वहाँ पे मार्गदर्शन कर सकते थे। तो मैं इस पर मैं दाऊ जी से चाहूंगा कि दाऊ जी वो आपकी सहयोग की अपेक्षा रख रहे हैं, नेपाल के हमारे जो बहन भाई है, इस पर आप नेपाल मीना जी की जो आप बात रखते हैं, इसमें हमारा ये कहना है कि जब तक के बुद्ध के रास्ते पर हम नहीं चलेंगे तब तक के बुद्ध की वो अंतिम नहीं है। उस पर विचार करो, और विचार करने के बाद आपस में एक दूसरे करें, और तब एक मार्ग निकल दाऊ जी आपका जिसको मैंने कह दिया कि आवाज साफ नहीं आ रही थी। कहाँ पहुँच गया? दाऊ जी थोड़ा सा बताएं, उनको आवाज नहीं आ रही।
हेलो, अब आवाज आ रही है? हाँ, अभी आवाज ठीक है दाऊ जी? आवाज आ रही है तो बुद्ध के मार्ग पर ही हम लोग चलें। बुद्ध ने कहा कि क्या जो बनते हैं वो उनको निर्वाण प्राप्त हो गया? बुद्ध कहते हैं कि जरा भी नहीं। जब तक के वो उस रास्ते पर चलेंगे नहीं और अंतिम फैसला नहीं करेंगे तब तक के उनको प्राप्त नहीं होगा। और आगे चलकर धीरे धीरे समाज में एक परिवर्तन होगा और उस परिवर्तन के कारण ही हम आगे का मार्ग खोज पाएंगे। जी जी, बहुत शुक्रिया दाऊ जी। अब आपके पास फिर से लेटर के संतोष साहू साहब, मीना जी के सवालों का पर जब अपनी प्रतिक्रिया दें। संतोष साहू जी। संतोष साहू जी। जी, मैं नेपाल के संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ कि नेपाल बहुत कठिन दौर से गुजरकर राजतंत्री शासन प्रणाली को समाप्त किया, लोकतंत्र नेपाल में आया है और लोकतंत्र दुनिया का सबसे बेहतरीन शासन प्रणाली है। और नेपाल, जैसा कि माननीय बाबूजी नंद कुमार बघेल जी ने कहा कि नेपाल को बुद्ध के रास्ते में चलना चाहिए और नेपाल यानी विश्व को बुद्ध के बताए रास्ते पे चलना होगा, तभी दुनिया में लोकतंत्र भी सफल होगा। क्योंकि भारत में गणतंत्र था, गणतांत्रिक शासन प्रणाली थी, फिर वर्णवादी व्यवस्था आया, फिर जाति की व्यवस्था आ गई, लेकिन फिर से भारत में लोकतंत्र आया है। और यहाँ तक कि भारत का लोकतंत्र भी बुद्ध के रास्ते पर ही चलकर सफल होगा। आज भारत के लोकतंत्र का क्या हालत बनते जा रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। नेपाल के संदर्भ में हम पेरियार जी को ये कहना चाहते हैं कि शेड्यूल कास्ट की सूची में जितनी भी जातियां हैं, भारत में भी जातियां हैं, पर भारत में वर्ग का निर्माण हो चुका है। तो शेड्यूल कास्ट की जितनी भी जातियां हैं, दलित जो शब्द प्रयोग कर रही है मैं करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि दुनिया में दलित कोई होता नहीं है। ये अपमानित करने का, शोषण और अन्याय अत्याचार शब्दों के माध्यम से करने का ये कारण बनता है। तो फिर भी जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं उन सभी को लोकतंत्र की महत्व क्या है, इसमें हम कैसे सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से, संस्कृति और परंपराओं के माध्यम से कैसे विकास कर सकते हैं, इसके लिए सब एकजुट हो जाएं और तन मन धन लगाकर इस चुनाव को लड़ें। और सबसे बड़ी बात है कि नेपाल तथागत गौतम बुद्ध का धरती है, उनका जन्म स्थली है, दुनिया में नेपाल का बड़ा सम्मान है। तो वहां पे लोग वैचारिक जागरूकता लाकर, वैचारिक क्रांति कर इस चुनाव में सफल हो सकते हैं। और वहां से जो भी सूची है जो बाबूजी को सौंपना चाहते हैं, वो कितने लोग हैं, कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी क्या रणनीति है, नगरीय क्षेत्रों में, ग्राम पंचायतों में वहां पे चुनाव का क्या तरीका है, कितने मतदाता हैं, मतदाता सूची में बराबर सबका नाम है कि नहीं, और वहां बूथ लेवल पे क्या व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, उसका काउंटिंग कहाँ पे होता है, वोट डालने के तरीके क्या हैं, इसके ऊपर टेलीफोन के माध्यम से बात कर सकते हैं। जो सहयोग होगा, जो एक दूसरे को सहयोग मदद कर सकते हैं, जरूर किया जाएगा। और मैं इस मौके पे और एक बात कहना चाहता हूं कि माननीय नंद कुमार बघेल बाबूजी नेपाल के 2 बार दौरा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार नेपाल को मदद करे, नेपाल को गोद ले ले, इनके सड़कों का सड़क बनाने में मदद करे, विद्यालय, हम लोग गए थे, विद्यालय का जो हालत है उसको भी देखे थे, वहाँ का जो जीवन शैली है, कई गांवों में भी मीटिंग हुआ था, माननीय बाबूजी के सम्मान में बहुत बड़ा उनका स्वागत हुआ था। तो वहाँ दूर दूर तक नेपाल में जाने का जो अवसर मिला, तो नेपाल के आंतरिक गतिविधि की जानकारी मूलतः जो मिली है, उसके आधार पे जो रणनीति बनाया जाएगा, उसमें जो साथ सहयोग हम लोगों से बनेगा जरूर करेंगे। जी धन्यवाद। जी बहुत शुक्रिया। मैं सोनिया, तो हमारी एक बेटी जुड़ गई है। अब मेघराज जी आ गए हैं, मेघराज जी कुछ अपनी बात रखें। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह।
तो मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, देखो इसमें वे संतोष साहू जी बोल रहे हैं ना कि वे भारत सरकार उनको गोद ले ले। भारत सरकार के तो गोद कहाँ रहेगी, तो लोगों को घर, भारत के लोगों को लूटने में लगे हैं। इनकी तो हालात इतने खराब हुए हैं कि ये दूसरों को तो दूसरी की बात दूर लेने की अपनी गोदी में खराब कर ली है। तो ये नेपाल के लोगों को हम एक सजेशन देना चाहते हैं कि अगर ये खुद को जब तक खुद करने लायक नहीं बनाएंगे तब तक दूसरे को भरोसा मत रहे। दूसरा भरोसा ताकत जब देता है जब इंसान की खुद के अंदर ताकत होती है। तो हम गारंटी साथ में कहते हैं भारत के अंदर एक जल्दी एक प्लान लेकर आ रहे हैं। कोई अगर भारत और नेपाल वाले अपनाएंगे तो नेपाल को कोई भी मतलब गरीब या मतलब नेपाल के अंदर कोई दुखी नहीं रहेगा, सबके सब सुखी भी होंगे। कॉलेज भी बना देंगे, वहाँ पर हॉस्पिटल बनाएंगे और फ्री एजुकेशन होगी और फ्री वहाँ पर हेल्थ होगा, सारा कुछ फ्री होगा। तो ऐसा सिस्टम लागू करेंगे भारत में आने वाले वक्त में। लेकिन भारत सरकार तो आने वाले सरकार हमारी होगी, बहुजनों की होगी, अच्छे लोगों की सरकार होगी। इधर जो शैतान घूम रहे हैं इनको तो सबको जेल में डालेंगे, जो ये कुछ कर रहे हैं तो जेल में डाले जाएंगे, खुद ही चले जाएंगे दुनिया से। तो ऐसा आने वाले वक्त में होगा। लेकिन हिम्मत ना हारे, सब कुछ होगा। बस याद रखिए कि आपके अंदर का ताकत, आपके अंदर आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो उसका कोई इलाज नहीं है। हर एक आदमी हर काम कर सकता है, सिर्फ हिम्मत दिखाए। थैंक यू सबका जी। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कृष्णा रावल जी जुड़ गए। कृष्णा रावल जी अपनी आवाज को म्यूट करें, अपनी आवाज को। कृष्णा रावल जी अपनी आवाज को ठीक करें। बहुत स्वागत है हमारे इस लाइव प्रोग्राम में कृष्णा रावल जी। वहाँ पे नेपाल में जो की हालात है उस संदर्भ में अपनी बात रखें। थैंक यू सर। मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, इसीलिए कोई बात थोड़ा नेपाली आ जाएगा। मीना जी ने कहा ऑलरेडी कहा है कि नेपाल का जो वर्ण व्यवस्था है इसमें जो जिसको नेपाल के संविधान में और नेपाल के सोसाइटी में, नेपाल के पॉलिटिकल इश्यू में जिस जाति को दलित कह रहे उससे उन जाति के साथ ऐसा इंडिजिनस नॉलेज है, ऐसा इंडिजिनस पावर है, ऐसा इंडिजिनस स्किल है जिसके यूज करके नेपाल आगे बढ़ सकता है, ये जाति आगे बढ़ सकती है। इसको आगे बढ़ाने के लिए ये जाति का पावर में होना जरूरी है। इसीलिए ये इलेक्शन ये जाति के लिए पावर गेन करने का एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है। इसीलिए हम सभी लोग ने ई वर्ग के, ई जाति के जौन जौन रूरल म्युनिसिपैलिटी में इलेक्शन लड़ रहे हैं वो लोगों के लिए हमने सहयोग करना, हमने एक्टिविज्म करना जरूरी है। इसलिए हम आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि हम ये लोग के नैतिक रूप से, आर्थिक रूप से, भौतिक रूप से कैसे मदद कर सकते हैं, क्या रणनीति बना सकते हैं ये जाति के लोग को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि नेपाल जब छोटा राज्य होता था, जब पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल एकीकरण के मुद्दा के आगे बढ़ाया था, तो वो टाइम से ये वर्ग के आदमी नेपाल एकीकरण के अभियान में भी साथ थे और नेपाल के डिफरेंट आंदोलन में ये वर्ग के लोग बहुत आगे रहे। जब 10 वर्ष का जनयुद्ध था, माओइस्ट रेवोल्यूशन था, उसमें भी ये वर्ग के, ये जाति के लोग सबसे आगे थे। जब पावर गेन करने का टाइम आ गया तब फिर इतिहास फिर दोहरा गया कि तुम लोग दलित हो, तुम लोग इतना परसेंट है और तुम इतना परसेंट हो गया तो आप लोगों के हो गया। इसीलिए जब आरक्षण के मुद्दे आ गया और भी कुछ मुद्दा आ गया तो उसमें वही आरक्षण में रुका गया। इसीलिए मेरा विचार यह है कि जितना भी उम्मीदवार है, जितना भी पॉलिटिक्स में आ गया है, जो लोग
तो उनको जिताने के लिए, पावर सीख करने के लिए, पावर गेन करने के लिए उनको हम सभी लोग ने हेल्प करना चाहिए। हम सभी लोगों ने उनका नैतिक समर्थन करना चाहिए। ये है मेरा विचार। जी कृष्णा राहुल जी, मैं कांशीराम साहब का जो भारत में जल्दी से बात ऐड करता हूँ मैं इसमें। मीना जी, मुझे आपके नेपाल से 100 आदमी से चाहिए जो ईमानदार और सच्चे हों। हम नेपाल की तकदीर बदल देंगे इसमें सिस्टम में, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर ईमानदार और सच्चे अभी जितने भी डाकू बैठे हैं, मतलब चोर डाकू लुटेरे जितने नेता हैं ना, सबके सभी इनके साथ में लगा दिया जाए तो ये भी कम पड़ जाते हैं। जो आपको दलित बोलता है, जो जात पात का बोलता है, उसको तो समझो आप बेवकूफ समझे आदमी, उसको कोई अकल नहीं है। अगर कोई जात पात का नाम लेता है, उसको अपने दिमाग से सोचें कि मूर्ख आदमी है, पागल आदमी जात पात का नाम ले रहा है, तो खुद को स्ट्रॉन्ग करना वो जरूरी अंदर से। अगर कोई हमें जात पात का नाम लेगा, कोई हमें घृणा से देख भी रहा, तो अपने आप तो सही रहो ना कम से कम। तो उसने वो पर जात थोप दी है तो हम उसको मान भी रहे हैं, तो सबसे पहले जात पात को मानना ही गलत बात है। उसको बेवकूफ महामूर्ख समझे जो आदमी जात पात का नाम लेता है। तो पहले तो ये देखें, अगर मुझे 100 आदमी अगर नेपाल के मिल जाते हैं ना ईमानदार सच्चे, तो हम नेपाल की तकदीर बदल सकते हैं। और जिसके जितने स्टेट है ना भारत में, नेपाल के अंदर 100 रुपए निकाल के अगर डोनेशन दे सकते हैं, तो फिर देगा हम नेपाल की तकदीर कैसे बदलते हैं। भारत को बदलने वाले बहुत जल्दी। तो चाहता हूँ कि इसको जात पात को दिमाग में निकालें कि गधे और कुत्ते आदमी है जो जात पात का नाम लेते हैं, ऐसा मान ले तो आज तो सूखा रह जाएगा। तो इसमें मेरे ख्याल से जात पात को निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि जात पात एक बहुत बड़ी रुकावट है इंसान की जिंदगी में, और ये जात पात को हम बहुत जल्दी खत्म करने वाला वक्त हूँ भारत से। थैंक यू। मैं नेपाल के साथियों से मैं एक फार्मूला जो मान्यवर कांशीराम साहब ने जो बहुजनों को जिताने के लिए एक फार्मूला दिया था, मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा। उन्होंने जब पहली बार चुनाव लड़ा यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ में 1984 में, तो उनके पास पैसा नहीं था, और पैसा जब नहीं था तो उन्होंने सोचा कि भाई हम कैसे हमारे लोगों से वोट लें। तो उन्होंने कहा कि एक नोट भी मुझे दो और एक वोट भी मुझे दो। तो ये फार्मूला उनका बहुत कामयाब हुआ, हालांकि वो हार गए, लेकिन लोगों ने उनको 1 रुपये का पैसा भी दिया अपने उनके साथ चलने के लिए, उनके खाने पीने के लिए, उनके काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए। और ये फार्मूला जो है बहुजन समाज के जो हमारे लोग भाई हैं, उनको ये फार्मूला लागू करना चाहिए, ताकि हमारे लोग अपने ही पैसे से अपने लोगों को भला कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं इस पर और विस्तार से जाने से पहले, हमारे साथ सोनिया बिटिया जुड़ गई है, वो हमारी बेटियों को क्या संदेश देना चाहती है। वहाँ बहुत सारी बेटियां होंगी, वो उनको इस प्रोटेस्ट के लिए वो आह्वान कर सकती है। सोनिया जी, बेटे आप जो है ना, वहाँ के जितने भी नौजवान बेटियां हैं, उसको आपके माध्यम से वहाँ पे मैसेज दें, और ऐसे जो वोट डालने का जो उम्र है, वो लोग कैसे इनको कॉपरेट कर सकते हैं, अपने लोग को जिता सकते हैं, इस पर अपने प्रोटेस्ट करें वहां से, यहाँ से बैठे। Okay, sir. First of all, good evening, all the great personalities or Nepali citizens representing. Sir, वहाँ के इंडिविजुअल्स को उनके लिए प्रोटेस्ट करना, उनको सजेशन देने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे। सर, आज की हमारे मीटिंग का मेन टॉपिक क्या है सर? डू वी डिस्कसिंग अबाउट द दलित पीपल्स, और या तो सर हम गर्ल्स को प्रोत्साहित करें, या ठीक है अगर सर कह रहे हैं कि गवर्नमेंट वोट देने, मैंने सबके पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुना एंड आई रिस्पेक्ट सबके पॉइंट्स की, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। बट सर मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तो मेन चीज जो पकड़ में नहीं आ रही है सर, जो बोलता है सर ठीक है दे आर दलित्स, दे आर दिस टाइप ऑफ पीपल, वो छोटी जाति का है सर, वो उस पोजीशन पे बैठ के बोल रहा है, अगर उसी से उसकी जात पूछी जाए then what will be the scenario? अगर सर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन चलता रहा तो सर हमारे सजेशंस के भी बोलने से वो नहीं हटेगा सर। हम सजेशंस दे रहे हैं, मैं गर्ल्स को प्रोटेस्ट करने के लिए प्रोवोक कर सकती हूँ, बट सर जब तक वो खुद नहीं चाहेंगे वोट कैसे करेंगे सर? हाँ, नेपाल की हालत भी बहुत खराब है, हमारी कंट्री की हालत भी आज के डेट पे बहुत वर्स्ट जा रही है। यूथ बहुत लॉस में जा रहा है सर। हमारी कंट्री अभी भी डेवलपिंग कंट्री है, वी आर नॉट कम्प्लीटली डेवलप्ड। यस, आई अग्री, बट सर क्या
एक स्टूडेंट भी सर अगर पढ़ाई शुरू करता है तो क्या कोई भी इंसान बिना फेल हुए सर कामयाबी छू सकता है? नो नॉट। क्या सर इंडिया बिना फेल हुए इंडिया बन गया? नहीं सर, हम बहुत आबाद थे। ऑल द पीपल प्रेजेंट हियर, डोंट टेक मी अदरवाइज, भी हम आबाद थे सर। अंग्रेज आए, चलो 200 साल हम पे राज किया, हमारा देश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेल के चले गए, हमारे देश का बंटवारा हो गया। लेकिन सर हमने फिर से उठने की कोशिश की, हम लड़े, हम स्वतंत्र हुए, इतनी कुर्बानियां दी, इतने सैक्रिफाइस की, पर हम स्वतंत्र हुए। अभी भी हमारा देश डेवलप नहीं, हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, हमसे जितना बन रहा है कर रहे हैं। लेकिन सर अगर हम खुद से नहीं चाहते करना तो हम क्या कर पाते? किसी के प्रेशर में आके हम कर पाते सर? नहीं, कभी नहीं कर पाते। तो मेरा, मैं ज्यादा briefly I cannot say anything, but to the Nepali citizens, the upcoming youth of Nepal, I just wanna give that message ki we can support, we can suggest and we can advise, but decision आपको खुद को लेना है। and the thing is कि you should not depend on others advice, you just can take and think about it। आप उसके बारे में सोचिए जो हम आपको एडवाइस दे रहे हैं या मैं दे रही हूँ। लाइक टू बी कॉमन लैंग्वेज में अगर कहे तो सबकी सुनो लेकिन करो अपनी। लेकिन ये भी नहीं कि सबकी सुन के सबकी बातों को नजरअंदाज करे। जहाँ पे बातें हैं कि हमें नजरअंदाज नहीं करना, हमें ध्यान देना है उस चीज पे। सबके पॉइंट्स को गैदर करो लेकिन अपना खुद इन्वेंट करो, अपने आप को खुद बनाओ, ना कि किसी पे डिपेंड होके। एंड डोंट बी सी कि हमें डेवलप कंट्री, हम इंडिया है तो वी डोंट वांट टू डेवलप कंट्री, हमें अमेरिका की जैसे बनना, वी वांट टू बिकम लाइक सिंगापुर। नो, हमें खुद में अच्छा बनना, हम इंडिया है, हमें इंडिया बनना है तो लोग कहे कि हम तुम्हारे जैसा बनना चाहते हैं। मीना मैम ने जैसे बताया कि इलेक्शंस आर गोइंग ऑन इन नेपाल, मैम बहुत से फीमेल इंडिविजुअल्स भी पार्ट लिए हैं। तो मैम फीमेल इंडिविजुअल्स के लिए मेरा मैसेज ये है कि फाइट करते रहे, जिस उत्साह और जिस जोश के साथ वो इलेक्शन में खड़ी है डटी रहे। और बहुत से पॉइंट्स आएंगे जहाँ पे उनका मन शैटर होगा, लेकिन मन को भटकने ना दे। मेरा मैसेज सारी वुमेन से, बिकॉज अ वुमेन, इफ अ वुमेन कैन थिंक शी कैन डू इट, एंड इफ अ मैन स्ट्रॉन्ग कैन मेक अ फैमिली। अगर एक मर्द स्ट्रॉन्ग है सर, वो परिवार को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। लेकिन अगर एक माँ, एक औरत, एक बेटी, एक बहन स्ट्रॉन्ग है तो पूरी कंट्री स्ट्रॉन्ग है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सोनिया बेटे, आपने बहुत मार्मिक शब्दों में हमारे लोगों को आपने बात की। हमारे साथ जसवीर भाटिया साहब जुड़ गए अमेरिका से। उनसे मैं चाहूंगा कि आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर जो मीना जी ने अपनी बातें रखी, सोनिया बेटिया जी ने भी कहा, तो उस पर नेपाल के जो लोग सजेशन मांग रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं कि हम अपने वहाँ के लोगों को कैसे प्रोटेस्ट करें, कैसे हम मार्गदर्शन ले सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो इस पर मैं चाहूंगा भाटिया साहब से कि वो सजेशन दें हमारे नेपाल के बेटे बेटियों को। नमस्कार, सत श्री अकाल सबको। देखिए, बात भारत हो या नेपाल हो या कोई कंट्री हो, उसमें फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन, ये सवाल ये पैदा होता है कि वहाँ लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र है तो उसको किस जिम्मेदारी से उसको यूज किया जाता है। सबसे बड़ी जो बाधा है किसी भी देश में उन्नति के रास्ते में, वो है भ्रष्टाचार। जहां जहां भ्रष्टाचार रहेगा, करप्शन रहेगी, चाहे कुछ सुझाव देते रहेंगे तो बात बनने वाली नहीं है। जहां तक बात चुनाव की है, मैं इतना ही कहूंगा कि जो लोग वोट देने वाले हैं वो अपने वोट की ताकत को समझें और वोट को उस तरीके से दें ताकि वो झूठे जो उम्मीदवार हैं, झूठे वादे करके हम गरीबी हटा देंगे, हम वो कर देंगे, हम आपको ये कर देंगे, उनकी बातों पे मत जाएं और वे पैसे दे के वोट जीत लेते हैं। तो ये बात जो है भ्रष्टाचार की है, सब इसको पहले सबसे दूर करना है। तो वोट जो है अपने उस कीमती वोट को बड़े ध्यान से दें, जिम्मेदारी से दें। और जो उम्मीदवार पहले खड़े हो चुके हैं या पहले मेंबर थे, अब दोबारा आ रहे हैं, तो उनसे पीछे पूछा जाए कि तुमने हमारे लिए क्या किया है पिछली बार, कि क्या परफॉर्मेंस है। तो जब तक वो उनकी
उत्तरदायित्व आपको हम समझेंगे नहीं, वो कितने जिम्मेदार हैं, आपके लिए क्या करते हैं, तब तक वोट देने का कोई फायदा नहीं। इतना ही कहूंगा कि भ्रष्टाचार से दूर हटें। जब तक भ्रष्टाचार है कोई भी सिस्टम काम नहीं करेगा, चाहे भारत हो नेपाल हो, कोई फर्क नहीं है, वही लोग हैं, वही देश है। तो सोच समझ के अपना वोट दें और संगठित हो। और कोई उम्मीदवार आप समझते हैं कोई उम्मीदवार बहुत अच्छा इंसान है, वाकई पीछे बड़ी आवाजें आ रही हैं। दाऊ जी के यहाँ से मेरे ख्याल से आवाज जारी लगता है जी। तो खैर जी, इतनी बात ही कहूंगा कि जो उम्मीदवार आप समझते हैं कि अच्छे लोग हैं, उसके पीछे संगठित हो और डिवाइडेड ना हो। तो डिवाइड एंड रूल में ही लोग करते हैं, दंगे करा के लोग बांट लेते हैं, जाति के नाम से बांट लेते हैं। उनसे दूर रहें और अपने वोट की ताकत को पहचानें। यही तो लोकतंत्र का मतलब है। इसी तरह से ही लोकतंत्र जो है सफल हो सकता है। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया भाटिया साहब। कृष्णा रावल जी, हमारे तमाम और भी मेहमान हैं, कोई अगर आपके पास ज्वलंत मुद्दा है या कोई इशू है, वहां पे कैसे कैंपेन कर सकते हैं कि सबसे, तो उस पर अपनी बात रख सकते हैं। कृष्णा रावल जी, अपनी आवाज को म्यूट करें। थैंक यू सर। मेरा कुछ बड़ा इश्यू तो नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहता हूँ। ये जो डिस्कशन है, इसमें हम नेपाल एक इंडिपेंडेंट कंट्री स्वीकार किया जाए। नेपाल राज्य मत बोलिए, हमको ये अच्छा नहीं लगता है। नेपाल राज्य नहीं है, नेपाल एक कंट्री है, नेपाल एक देश है। इसीलिए मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ। दूसरे मुझे मीना जी ने ज्वाइन होने के लिए रिक्वेस्ट करने वक्त कहा था कि हम ये सर्टेन मुद्दे में छलफल करेंगे। हम बहुत मुद्दे में काम कर रहे हैं। ये एडोलेसेंस के, ये गर्ल्स के सवाल में, बहुत सवाल में काम कर रहे हैं। लेकिन आज का सवाल ये, हम लोग ये नेपाली पीपुल, आप लोग से हम ये और मुद्दे में सजेशन नहीं मांग रहे। हमारा इश्यू ये है कि कैसे हम ये डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट का जो कैंडिडेट है उसको कैसे जिताया, उसके मुद्दे को कैसे आगे ले जा सकते हैं, हम कैसे कैंपेन चला सकते हैं। हम ये एक्सपीरियंस को आपसे आप लोगों से छलफल करने का मकसद था। इसीलिए मुद्दे का सही ट्रैक में ले जाने के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। थैंक यू सर। हमारा ये कहना है कि यदि दलित को जिताना है तो हम लोग 85% है, और जो हमारे विरोध में है वो 15% है। वो लोग असंगठित हैं। हम यदि संगठित हो जाएं, और कांशीराम जी का कहना है कि वो ईमानदार मतदाता हो, यदि वो अपने वोट को बेचता नहीं तो जीत हमारी निश्चित होगी। और 75 साल के भारत के इतिहास में हम इसी तरह से ठगाते गए और अपने वोट को बेचते रहे, और जब तक के वोट बेचते रहेंगे तब तक के दलितों का राज्य नहीं आएगा। 75 साल बीत गया, 75 साल में हमारा राज्य स्थापित नहीं हुआ। अब आगे यदि ईमानदारी होगी तो निश्चित ही हम जीतेंगे। और ये बड़ी होगी। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान का ये सुझाव हम मान लेंगे और हम इसी बिजी होंगे। जी जी, आपकी आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं है। बहरहाल जो भी है, मैं मीना जी से चाहूंगा कि मीना जी कुछ और अपनी बात रखना चाहते हैं तो बात रखें।
मेरी आवाज आ रही है आप तक? संतोष साहू साहब? एक्सक्यूज मी सर। जी हाँ सोनिया। सर मेरा क्वेश्चन मिस्टर कृष्णा रावल सर से है। सर आज की मीटिंग में अगर हमारे थॉट्स में से कुछ भी आपको अनसेटिस्फाइड लगा हो और उसके एक्सपेक्टेशन में व्हाट एक्चुअली नेपाल वांट्स, आई वांट टू नो दैट कि व्हाट एक्चुअली नेपाल वांट्स। कृष्णा जी अपनी आवाज को म्यूट करें, अपनी आवाज को। थैंक यू सिस्टर। ये हम जो लोग है जो नेपाल से है अभी हम नेपाल देश का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, नेपाल का एक्सपेक्टेशन नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं। हम एक वर्ग का एक्सपेक्टेशन प्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारे वर्ग के लोग कैसे पावर गेन कर सकते हैं। हमारा एक्सपेक्टेशन है क्या रणनीति हो सकती है चुनाव में, कैसे हम पावर गेन कर सकते हैं, कैसे हम रूलिंग पावर में आ सकते हैं। हमारा उम्मीदवार फील्ड में है, तो उन लोगों के कैसे हम जिता सकते हैं। हमारा मुद्दा ये है, ये नेपाल का मुद्दा नहीं है। आई अंडरस्टैंड, बट सर मुझे आपकी बात, आई डिडंट गॉट योर पॉइंट कि हमारे आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पे विचार कर रहे हैं कि आप पूरी कंट्री के बारे में आपने we are talking. Thank you Sonia. We are not expecting all over the country. We are expecting for only certain community. Yeah. Actually I am not belonging for Dalit community, but I am working for Dalit community. So we are thinking about the Dalit leader, so-called Dalit leader. Yeah. We are not agreed with the certain caste are Dalit. All castes are equal. Sorry, it's my humble request. Then, if you are working for Dalit committees, so plus stop calling them Dalit people. I don't feel it won't sound good. And please give a specific name to that community, a respectable name, a respectable identity first. Yeah, we are fighting to government about it. So we think our people are in the power. Yeah. When we get the power, then we rule certain community. When we are in the power, then we can do something different. Yes, That's the point. Yes, sir, because actually, literally by personally, I'm telling, actually my heart breaks when I listen that some of, we are living in the same nation, we are have a same community, same people, having same flesh, same blood, same features, but still we are divided in some other ways, categories, like you are telling, like Dalit peoples, we are some high caste people. Yes, we are divided. And why it is divided, we can't tell that ki kyun. We have a question queue, but we have to remove that queue from our life. We have to remove that queue from our nation. That no one can ask you why we are divided. Why we are divided? Everyone asks, but is anyone is fighting regarding that answer? I want to know the answer of that queue. That why we are divided, and we won't live like we won't live this dividing life. हम ये divide हुई life नहीं जी सकते. And you're doing a great job that you're fighting for them. But sir, still, it's my humble, no, it's my not humble request, sir, but my thought that not fighting for a particular community, because some people everywhere, so dissatisfaction is everywhere in each community. Even a rich king or a special small beggar also have a dissatisfaction in their life. But sir, still I want that not fighting for your particular religion, stop fighting for your particular community. Let's fight together for our nation and just remove all the corruption, caste discrimination, everything. And I want that. Listen, because I am the most youngest one present in this meeting.
I'm studying in class 10th grade, but still my thoughts are like that कि I want to live and I want to do something for my nation, not for my particular community or religion. क्योंकि अगर सर देश से अगर कोई चीज मिटेगी तो अपने आप पूरी कम्युनिटी साफ हो जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू सोनिया। हम भी यही चाहते हैं, लेकिन हुआ क्या कि हम हो जाएगा, वक्त आएगा, ये चेंज हो जाएगा, होते होते हम बहुत साल पीछे पड़ गए। इसीलिए हम पावर चाहते हैं। Yes sir, but no need to lose. अभी पावर प्ले का टाइम है, इसीलिए कोई आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके साथ पावर होना चाहिए। फर्स्ट पुटिंग रॉबर्ट चैम्बर ने एउटा प्रिंसिपल कहा था, फर्स्ट पुटिंग द लास्ट। जो आदमी लास्ट में उसको फर्स्ट में ले आओ तब चेंज होगा। हम ये फिलोसफी में विश्वास करते हैं, इसीलिए फर्स्ट पुटिंग द लास्ट। जो आदमी पीछे के लाइन में है उसे आगे लेना चाहिए। आगे कैसे आए, हम ये रणनीति के बारे में छलफल करने चाहते हैं। जी भाटिया सर, मैं जगदीश जी मैं कुछ कहूँ? जी जी बिल्कुल सर, स्वागत है। राहुल साहब, जो आप कहा कि आपको कैंडिडेट जो है उसको कैसे जिताया जाए, और जो बेटी सानिया ने कहा उसमें दम है। जिस क्षेत्र से आपके जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं, कैंडिडेट खड़े हुए हैं, यानी आप चाहते हैं कि वो दलित कम्युनिटी से हैं और उनको जीतना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, आपकी एक्सपेक्टेशन ठीक है। लेकिन जो सानिया कह रही है, आप सिर्फ जाति के नाम से ही ना लड़े। खाली जाति का नाम तो ठीक है, आ ही जाएगा ऑटोमेटिकली, लेकिन आपके जो मुद्दा है वो सबके लिए होना चाहिए। जो आपकी कैंपेन है वो सबके लिए बराबर होनी चाहिए। अब ये नहीं कि हम सिर्फ दलितों के लिए ही ये काम करेंगे, दूसरों के लिए ये काम नहीं करेंगे। तो तभी आपके जो वोट हैं, क्योंकि इलेक्शन का मतलब है वोट, अगर आपके वोट ज्यादा आने चाहिए और तभी या जीत सकते हैं। तो उसके लिए आप सबको अपील करें, सब बाकी कुछ क्षेत्र में जितने भी आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आपके कैंडिडेट्स हैं, और सब में से आपका कैंडिडेट अलग होना चाहिए, अलग सिर्फ जाति के नाम से ही नहीं। तो वो भी ठीक है। पहली बात, वो जो जाति है वो भी सब इकट्ठे होने चाहिए, लेकिन अपील सबको होनी चाहिए, चाहे ऊंचे हैं दूसरे हैं। भाई हम समाज के लिए काम करना चाहते हैं, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, और ये हमारे प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम में हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपसे अब हम पूरी तरह से मेहनत से काम करेंगे। और दूसरी चीज ये क्या है कि सुनिए दूसरी क्या चीज है कि इलेक्शन में पैसा बहुत खर्च होता है। तभी लोग कैंडिडेट्स हार जाते हैं कि उनके पास पैसे नहीं होते, और वो इसलिए लोगों को एड्रेस नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते, मीटिंग नहीं कर सकते। हेलो सुन रहे हैं? आवाज आ रही है? आप बोलिए, आवाज आ रही है? Okay. So what I'm saying is that we all must appeal to all people of the constitution, of the constituency, जहाँ खड़े हैं आपके कैंडिडेट। तो जाति के नाम से ही खाली नहीं, सबके साथ में और अपनी ईमानदारी के साथ करें। बाकी चूंकि उनके पास पैसा अगर कम होता है तो सब मिलके उनकी हेल्प करें। अगर किसी का मीटिंग करनी है तो सभी लोग उसमें जो खर्च होता है बिना पैसे की उनकी हेल्प करके उनको उनकी मीटिंग्स को सफल करें, ताकि वो लोगों से बात कर सकें। तो यही बातें हैं, और कोई नया कोई ऐसा फार्मूला नहीं होता। सब जनता को अपील करनी है, और पैसे की कमी को तभी आप कर सकते हैं जब आप उनकी सबकी मदद करें, इकट्ठा होकर मदद करें, और तभी हो सकता है। तो तभी उनको पूरे वोट मिल सकते हैं। और दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं उनको आपको डिवाइड करने की जो भी कोशिश हो उसको फेल करें। सबसे बड़ी बात है, आपको डिवाइड करते हैं लोग, डिवाइड करके आपके से वोट लेते हैं, तो उसके सामने आपको संघर्ष करना हो। यही बात है।
जी बहुत शुक्रिया जसबीर भाटिया साहब। मीना जी, मैं आज के इस प्रोग्राम को, दाऊ जी कुछ कहना चाहेंगे लास्ट आज की इस परिचर्चा पर? दाऊ जी। हाँ, मैं ये कहना चाहता था कि हमको जाति को, शेड्यूल कास्ट है उसको मिलजुल करके लड़ना चाहिए, और पैसे से हम मुकाबला नहीं कर सकते बल्कि वोट से मुकाबला कर सकते हैं। और यही कांशीराम जी कहते थे कि वोट, ईमानदार वोटर चाहिए। जब तक कि ईमानदार वोटर नहीं रहेंगे तब तक के 85% लोग गुलाम बने रहेंगे, और अभी तक के हम गुलाम बने हुए हैं। और 75 साल की आज़ादी में भी हम लोग बहुजन जो मेजॉरिटी है, जो पैसे वाले हैं, उसके गुलाम बने हुए हैं, और ये गुलामी हमको झेलना पड़ेगा जब तक के ईमानदार साथी नहीं होंगे, तब तक के 85% लोग गुलाम बने रहेंगे। जी जी जी, बहुत सटीक विश्लेषण के साथ दाऊ जी ने अपनी बात रखी है। मीना जी, आप कुछ और सवाल रखना चाहेंगे? हमारा समय, कार्यक्रम का समय भी हो गया है, तो आज की इस परिचर्चा पर अपनी बात रख सकते हैं लास्ट मिनट के रूप में। मीना जी। धन्यवाद जगदीश भाई साहब, बहुत अच्छी चर्चा हुई है। सोनिया ने भी तार्किक बात की है, इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं, दाद देना चाहते हैं। बिटिया छोटी सी है लेकिन तार्किक बात कर रही है, इसके लिए हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और भाई साहब आपको भी बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जो ये चर्चा के लिए आप सब लोगों को जोड़ के कैसे हम लोग आगे बढ़े, ये बातों में छलफल हुई है। लेकिन फिर भी मैं अंतिम में क्या कहना चाहती हूँ कि नेपाल में अभी जो सेंसस हुआ है, ये सेंसस में 14% दलित कास्ट के लोग हैं, 14% दलित कास्ट के लोग हैं। और किसी किसी म्यूनिसिपालिटी में तो 27% दलित कास्ट के लोग हैं। लेकिन वार्ड अध्यक्ष, वार्ड चेयरपर्सन, म्यूनिसिपालिटी चेयरपर्सन में दलित लोग को नहीं लेते हैं। हालांकि अभी कॉन्स्टिट्यूशन में एक व्यवस्था है, जो वार्ड है, जो वार्ड में एक व्यवस्था है, उसमें 5 लोग मेंबर रहते हैं, तो वो 5 लोग में एक दलित महिला अनिवार्य रखना है, ऐसा व्यवस्था है। तो वो लोग, वो जो व्यवस्था है, बस उसी में दलित महिला को डाल देते हैं। और किसी भी पद में आरक्षण का मतलब ये नहीं है, आरक्षण का मतलब क्या है, आरक्षण में तो लड़ेंगे और भी जगह लड़ सकते, लेकिन सोच क्या है कि महिलाओं के लिए जो आरक्षण बनाया गया है वो आरक्षण में ही महिला लोग लड़े, दलित लोग के लिए जो आरक्षण बनाया बस उसी में लड़े, और जगह दलित लोग के लिए, महिला लोग के लिए नहीं है। ये जो सोच है, ये सोच को तोड़ने के लिए दलित लोग को एकत्रित होना जरूरी है, अभी संगठित होना जरूरी है, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए अभी जो छलफल हुई है ये अपने आप में भी बहुत अच्छी छलफल हुई है। बीच में भी हम लोग जब हमारे उम्मीदवार कंफर्म हो जाएंगे तो कितने लोग उम्मीदवार यहाँ लड़ रहे हैं, इनको हम सामाजिक संजाल से कैसे संदेश फैला सकते हैं, कैसे इनका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इस बारे में भी हम लोग बीच में भी कभी छलफल करेंगे। ये छलफल के लिए तो आप लोग, आपने जो समय दिया, वक्त दिया, सभी लोगों को बहुत शुक्रिया। संतोष साहू साहब, आज की इस परिचर्चा पर कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में? संतोष साहू साहब जी, अभी बहन जी पेरियार जी जो बातें बोली, उस बात को ही आगे बढ़ाया जाए। और लोकतंत्र में लोग जितना ज्यादा संगठित होंगे, जो संगठित हैं उन्हीं का राज आएगा। और सामाजिक रूप से जो पिछड़ापन है, शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ापन है, और जिनकी संस्कृति एक है, ऐसे सभी लोग नेपाल में भी एकजुट होकर देश में जो लोकतंत्र आया है उसको मजबूत करें, एक दूसरे से छुआछूत से बाहर आए। दुनिया में कोई अछूत नहीं है। अछूत कोई कैसे बोल सकता है कि मैं अछूत रहूंगा और तुम हमको अछूत मानो? ये एक सोची समझी साजिश होता है, गुलामी थोप दी जाती है और उसको मानने के लिए विवश किया जाता है। उससे हमें बाहर आना है। इंसान कहीं भी अछूत नहीं है। कोई
कोई दलित नहीं है, कुछ नहीं है, वो इंसान है और जिस भी देश में है उस देश का वो सम्मानित नागरिक है। और हाँ, ये जरूर है कि जो सामाजिक परिस्थितियां हैं उसमें लोग पिछड़ जाते हैं, पिछाड़ दिए जाते हैं, उससे उबरना चाहिए। उससे ऊपर उठ के हमें अपने लोगों में भाईचारा का निर्माण करके लोकतंत्र के प्रति ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हों और लोकतांत्रिक प्रणाली में हमारे लोग ज्यादा से ज्यादा स्थानीय चुनाव में भाग लें, विधानसभा में भाग लें, लोकसभा में भाग लें। जो सरकार का जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा लोग वहां प्रतिनिधित्व करने जाएं, तभी समाज का प्रगति होगा, देश के संसाधनों में हिस्सेदारी सुनिश्चित हो सकेगी और लोग आगे बढ़ेंगे। जी, इस मौके पे बहुत शुक्रिया संतोष रावत साहब। कृष्णा रावल जी, लास्ट में आप कुछ कहना चाहेंगे? कृष्णा रावल जी। 1 मिनट सर, एक्सक्यूज मी सर। जी बेटे सॉरी बोले। सर, बीच में इंटरप्ट करने के लिए वेरी सॉरी, बट सर हम अपने थॉट्स रख रहे, बट सर प्लीज स्टॉप कॉलिंग देम पीपल दलित्स, प्लीज सर। आई रियली फील वेरी बैड and though we are discussing, we are opposing on this topic, we are against this, so sir please give them a specific name but don't call them dalits. जी बेटा ठीक है, बहुत थैंक यू आपका। कृष्णा रावल जी कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में? थैंक यू सर। ये जो आयोजन किया इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। नेपाल से हमें जुड़ाया मीना जी को भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। स्पेशली मैं फिर सोनिया को फिर से धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। इस उम्र में ये सिस्टर का जो क्लियर विजन है, इसके लिए मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। हम भी नहीं चाहते, किसी को दलित बोलना नहीं चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत विश्वास, मेरा इंडिविजुअल विश्वास क्या है कि आर्थिक रूप से आदमी का वर्ग कोई कमजोर हो सकता है, कोई धनी हो सकता है, लेकिन जात के कारण कोई ये वर्ग में और ये वर्ग में हो नहीं सकता है। इसीलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए सबको बराबर करने के लिए सब जाति का आदमी को पावर में होना चाहिए, पावर शेयरिंग करना चाहिए। ये मुद्दा पावर शेयरिंग का मुद्दा है, पावर गेन का मुद्दा है। इसीलिए हम आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि आगामी दिन में भी हम कैसे रणनीति बनाए, कैसे पावर गेन करने के लिए आगे बढ़े, इसमें हम आप लोगों से जुड़े रहेंगे। मैं सब लोगों को धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। बहुत शुक्रिया कृष्णा रावल जी। लास्ट कमेंट मेघराज जी। हाँ, ये मैं सोनिया बेटा ने बोला है जो भाई आई बैड फील किया ना दलित के नाम से। देखो, आपको बैड फील नहीं करना चाहिए, आपको इसमें से एक नई पॉजिटिव एनर्जी निकालनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बैड फील करेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी कैसे निकलेगी इससे। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो इंसान को इंसान ना समझे वह मूर्ख, बेवकूफ और अज्ञानी होता है। जो इंसान को इंसान समझे वही ज्ञानी, सूझवान और महान होता है। तो मैं इतना समझ सकता हूँ कि इंसान को इंसान समझने वाला ही इंसान होता है, बाकी तो सब जानवर हैं। अगर इंसान को जानवर समझता, कुछ और समझता, दलित समझता, शूद्र समझता है, किसी और समझता है, उसका मतलब वो इंसान है ही नहीं, वो जानवरों कैटेगरी में आता है। तो इतना समझ लीजिए जी। बहुत शुक्रिया। लास्ट कमेंट जसवीर भाटिया सर। वेल, एक ही बात कहूंगा कि पहले जाति का जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं इंग्लिश में जानता हूँ, कॉन्सेप्ट मतलब क्या, जो मानसिकता है ना कि मैं छोटी जाति हूँ, उसको अपने आप से पहले दूर करना हो कि मेरे में कोई कमी नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो ये बात को अपने दिल से पहले हटाना होगा। यह समाज हम जानते हैं, समाज में इस तरह से बटा हुआ है, सदियों से जाति के नाम से या वर्ण के नाम से लोगों को विभाजित कर रखा है। वो मजबूरी है समय की, लेकिन उसको दूर करना है। अपने पहले अपनी मानसिकता को ठीक करना है, अपने स्टेट ऑफ माइंड को ठीक करना है। उसके बाद जैसे मैंने कहा है कि समय की मजबूरी के हिसाब से लोगों को संगठित हो और जो उम्मीदवार हैं उनको पैसे की कमी महसूस ना हो
उनके जो भी काम उनको करने वाले हैं कैंपेन में, उनमें पूरा साथ दें उनका, ताकि वो सफल हो सकें। और अपने वोट को सोच समझ के बड़ी जिम्मेदारी के साथ देना है, और किसी के झूठे झांसों में, झूठे वादों में आके बटना नहीं है। यही मेरा विचार। जी, थैंक यू। आज की इस परिचर्चा को हम समाप्त करने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करेंगे कि हमारी इस महत्वपूर्ण चर्चा पर अपनी प्रतिक्रिया दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और जी साहू जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं इस मौके पे एक बात कहना चाहता हूँ। माननीय नंद कुमार बघेल बाबू जी का जो स्लोगन है, वो उन्होंने एक बात समझाया है कि जो हमें अछूत माने उसको हमें अछूत मानना है, और जो हमको अछूत माने, नीच माने, उसको कदापि हमें वोट नहीं करना है। ये दाऊ नंद कुमार बघेल जी का स्लोगन है। इस मौके पे मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि लोकतंत्र में ये जो 2 फार्मूला बाबूजी ने दिया है, इसको देश और दुनिया में हमें फैलाना चाहिए कि हमें जो हमें नीच माने, अछूत माने, उसको हमें अछूत मानना है, उसको अछूत बनाना है, क्योंकि हम अछूत नहीं है। अगर कोई मान रहा है तो वो भी अछूत है। और जो हमें नीचे गिराए, हमारे स्तर को कम आके, उसके साथ हमें लोकतंत्र में वोट शेयर कदापि नहीं करना है। भूल कर भी हमारे लोग ऐसे लोगों को वोट ना करें जो मानवता, समानता, भाईचारे पे विश्वास रखे, और अच्छे जो लोग हैं जिनमें नेतृत्व का गुण है, ऐसे लोगों को आगे लाएं और उनको वोट करें, ताकि देश और दुनिया में लोकतंत्र और मजबूत हो। जी धन्यवाद। जी बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले मैं हमारे साथ जुड़े सभी मेहमानों का, जिसमें नेपाल से कृष्णा रावल जी, मीना परियार जी, पूजा जी और सोनिया बिटिया को और जसप्रीत भाटिया साहब को, सभी को मैं स्पेशल धन्यवाद करता हूं कि आज इसके परिचर्चा पर महत्वपूर्ण चर्चा की। और परम आदरणीय दाऊ नंद कुमार बघेल जी, जो एक हम सब लोगों की प्रेरणा स्रोत भी है। हालांकि उनका नेटवर्क थोड़ा खराब था, बहुत सारी बातें हमारे तक नहीं पहुंच पाई। तो मैं आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, सतनाम जोहार। थैंक यू आप सभी का।